नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज शो में क्या है खास। ज्यादा रिटर्न के लालच में इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है क्या सही फैसला? किसी भी पॉलिसी से बाहर निकलने पर क्या बातें हैं ध्यान रखना जरूरी, करेंगे डिटेल में चर्चा। और वक्त से पहले पॉलिसी सरेंडर करके पैसों का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करना कितना सही है फैसला, बताएंगे योर मनी में आज। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे बजाज कैपिटल के अनिल चोपड़ा। आपका स्वागत है अनिल शो पर। शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं डॉक्टर मेघा मिश्रा। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी, उनका फादर बोल रहा हूँ, डॉक्टर विजय मिश्रा। हाँ जी विजय जी, पूछिए क्या सवाल है। मैडम, इस तरह की एक LIC हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस लिया था डॉक्टर मेघा ने, 2011 में लिया था, और इसके 2 प्रीमियम्स जो हैं वो भर चुकी हैं। अच्छा अच्छा। और 3rd प्रीमियम उन्होंने अभी तक नहीं भरा है। ओके। क्योंकि किसी ने डाउट डाल दिया था कि ये रिएम्बर्समेंट प्लान है और इसमें कोई रिटर्न नहीं है। ओके। हाँ जी, इस पे जो अब आप ये बताइए कि इस पे क्या कोई रिटर्न होता है हेल्थ पॉलिसी में, ऐसे हेल्थ प्रोटेक्शन पॉलिसी में? LIC हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस है इसका नाम। तो जैसे हमारी एजेंट से बात हुई जिससे हमने ये पॉलिसी ली थी, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें कुछ न कुछ रिटर्न है। तो आपने जो है प्योरली प्रोटेक्शन के लिहाज से ये पॉलिसी नहीं ली है, आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ली है? हाँ, अगर थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाता है इसमें तो। हमने उससे जब बात की थी, हमने कहा ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें रिस्क भी हो और रिटर्न चाहे जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना मिल जाए या थोड़ा कम मिल जाए। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। तो हमारे एक्सपर्ट अनिल चोपड़ा हमारे साथ हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो इस पॉलिसी के बारे में आप बताइए, इस पॉलिसी को समझाइए। हाँ, देखिए, नॉर्मली जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं वो प्योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, उसमें किसी तरह की इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं होता है। 80-90% जो प्लान्स हैं वो जैसे कि कार इंश्योरेंस होती है या घर की इंश्योरेंस होती है, वैसे हेल्थ की इंश्योरेंस होती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, तो उसका जो इलाज का खर्चा है वो सम एश्योर्ड के हिसाब से सीधा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। और ये एक मस्ट है हर एक इंडिविजुअल के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला प्रिंसिपल है कि अपनी हेल्थ को इंश्योर किया जाए। लेकिन कुछ एक ऐसे चुनिंदा प्लान्स भी जारी किए हैं कुछ कंपनीज में जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स का भी, उसमें एक वेल्थ क्रिएशन का भी या रिटर्न्स का भी एक उसमें सुविधा रहती है। तो ये जो प्लान जिसका ये नाम ले रहे हैं LIC का जो हेल्थ कम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन प्लान है, इसमें दोनों चीज़ों की बेनिफिट्स हैं। इसमें जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं, जैसे इन्होंने डॉक्टर मिश्रा ने 15-15 हज़ार रुपए के 2 साल प्रीमियम भरे उन्होंने, तो ये सारा का सारा पैसा इनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की तरफ नहीं गया। कुछ पैसा तो गया इनको हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट देने के लिए, और एक काफ़ी बड़ी रकम गई इनकी जो इन्वेस्टमेंट के जरिए इनकी निवेश हो गई, और ये तब वापस मिलेगी जब पॉलिसी इनकी मैच्योर होगी। हो सकता है ये पॉलिसी इनकी 10 साल या 15 साल चले, ये इन्होंने बताया नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली रिटर्न जो है वो मिलेंगी जब पॉलिसी मैच्योर होगी। और एक ये बात इसमें तय है कि ये एक रीइंबर्समेंट प्लान है, यानी कि अगर कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो पहले खर्चा आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा, उसके बाद क्लेम करके आपको वहाँ से पूरी पेमेंट मिलेगी। तो हमारी इनको यही सलाह रहेगी कि क्योंकि इन्होंने 2 प्रीमियम ऑलरेडी भर दिए हैं, तो कम से कम ये 1 प्रीमियम तो और भरें, उसके बाद ये प्रीमियम हॉलिडे ले सकते हैं। अगर ये तीसरा प्रीमियम नहीं भरेंगे तो इनको सारे बेनिफिट्स यहीं कहीं खत्म हो जाएंगे। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि ये तीसरा प्रीमियम भरें, और अगर उसके बाद भी प्रीमियम भर सकते हैं तो भरते रहें, क्योंकि इसमें डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेंगी। रिटर्न्स इनको इक्विटी मार्केट वाली तो नहीं मिलेंगी, इनको डेट मार्केट की रिटर्न्स मिलेंगी जो तकरीबन 5 से 7% सालाना की हो सकती है। तो इनकी कैपिटल भी कुछ बनती रहेगी, और साथ में इनको हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ में टैक्स में भी छूट है। जो 15 हज़ार में से जो रकम जा रही है इनकी हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम की तरफ, उस पर उनको सेक्शन 80D के अंतर्गत टैक्स में भी छूट मिलती है। तो एक अच्छा प्लान है जिसमें कि दोनों एलिमेंट्स हैं, और इसको ये बनाए रखें, कंटिन्यू करें, इसको बीच में छोड़ ना दें। चलिए, तो यहाँ पे एक और प्रीमियम आपको भरने की जरूरत है। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर जो डिटेल्स हमें मेघा ने दी हैं वो कह रही हैं कि वो एक सिंगल मदर भी हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी पॉलिसीज लेना, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना उनके लिए जरूरी हो जाता है?
देखिए, क्योंकि ये सिंगल मदर हैं तो इनकी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे की, और ये कमाने वाली भी अकेली हैं। तो एक तो इनको चाहिए कि जो इनकी सालाना इनकम अपनी है उसका कम से कम 7 गुना का ये इंश्योरेंस कवर लें, लाइफ इंश्योरेंस कवर। और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस में ये एक, अगर इनके फादर इन पे डिपेंडेंट है, उनका बच्चा भी है, तो ये फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें इनके फैमिली में जो भी इन पे डिपेंडेंट है, इनका बच्चा है और इनके फादर या और पेरेंट्स हैं, तो वो सारे भी कवर हो सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर एक अलग लिया जाए, जो कि कम से कम 7 गुना होना चाहिए इनकी सालाना आमदन का। और क्योंकि ये डॉक्टर हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि या तो ये अपने पेशेवर हैं, यानी कि इन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है, या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो इनकी अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए। उसी हिसाब से इनकी अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेटली अपनी इनकम में से अफोर्ड कर सकते हैं 15,000 रुपये साल का इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए। और इसके अलावा अगर इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो सिंगल मदर के नाते इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो इनको चाहिए कि अपनी आमदनी का कम से कम 7 गुना करके या तो टर्म प्लान या कोई ट्रेडिशनल प्लान जरूर लें। तो यहाँ पर डॉक्टर विजय, यही सलाह दी जा रही है डॉक्टर मेघा को कि उन्हें अपने लिए एक टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फैमिली फ्लोटर भी लेने की सख्त ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पे प्रसाद एटाने हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम, आई एम 43 इयर्स ओल्ड और मैंने 4 साल पहले एज एन इन्वेस्टमेंट LIC जीवन सरल पॉलिसी ली थी, जिसके मैंने 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं और 5वां ड्यू है अभी। अच्छा। और फिर बाद में मुझे आपके चैनल थ्रू पता चला कि यू शुडंट मिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैंने 2 साल पहले टर्म इंश्योरेंस फॉर 50 लाख लिया हुआ है। अच्छा। एंड विच इज सफिशिएंट फॉर मी। नाउ अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं 5th इंस्टॉलमेंट ऑफ जीवन सरल इज ड्यू, तो ये अगर मैं नहीं भरूं, भरना चाहिए कि नहीं भरूं? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ पर जरूर आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो अनिल जी, सबसे पहली बात तो अच्छा हुआ इनको रियलाइज हो गया कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए, जो कि हम अक्सर अपने दर्शकों को भी यहाँ पर बताते रहते हैं। तो अब ये जो इन्होंने पॉलिसी ली है, इसका ये क्या करे? 4 इंस्टॉलमेंट ये भर चुके हैं, अब क्या इन्हें सरेंडर कर देना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? सरेंडर चार्जेस कितने इनको भरने पड़ेंगे? हाँ, देखिए, जो LIC की जीवन सरल है एक काफ़ी पॉपुलर प्लान है ये इंडियन सिटीजन्स में, और ये एक ट्रेडिशनल प्लान है। ट्रेडिशनल प्लान के मतलब ये है कि इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक मार्केट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की या डेट्स की या बॉन्ड फंड्स की जो रिटर्न्स हैं उसके आसपास इनको मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये सब हमको तहकीकात करनी चाहिए पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले, कि अगर हम बीच में बंद करते हैं तो सरेंडर चार्जेस कितने लगेंगे, क्योंकि अब ये 4 प्रीमियम ऑलरेडी भर चुके हैं। तो अब अगर ये सरेंडर करते हैं तो इनको बहुत कम पैसा वापस मिलेगा। जितने प्रीमियम भरे हैं, पहला प्रीमियम निकाल के बाकी का सिर्फ 35% मिलेगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान होने वाली बात है। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि इन्होंने 50 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, वो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर इसमें भी ये कंटिन्यू करते हैं और कम से कम 1 साल तो और भरें, उसके बाद फिर इनको प्रीमियम हॉलीडे मिल सकता है, तो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि इसको अभी बंद कर दें और उसमें से नुकसान उठा लें। तो ये जो चीज़ें हैं ये पॉलिसी लेने से पहले सोचनी चाहिए, और बीच में जाके तो फिर नुकसान की वजह से ये मुश्किल हो जाता है कोई कदम उठाना। हमारी सलाह इनको यही रहेगी कि ट्रेडिशनल प्लान में, जीवन सरल में बने रहें, और इनको डेट फंड्स की रिटर्न्स मिलेंगी जो कि इन्फ्लेशन के तक एटलीस्ट बराबर होंगी। और ये भी एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि जो भी प्रीमियम भर रहे हैं टर्म प्लान का भी और ये LIC जीवन सरल का भी, ये इनको सेक्शन 80C में उसमें टैक्स में भी छूट मिल रही है, तो जो टैक्स में छूट है उसको भी गिनना चाहिए। साथ में जो प्रोटेक्शन मिल रही है इनको, जो सम एश्योर्ड की, उससे जो इनका मेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि अपने परिवार के लिए उन्होंने एक प्लानिंग करी हुई है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो इनके परिवार का लाइफस्टाइल बिगड़ेगा नहीं। ये अपने परिवार, इनका अपने जो बाकी गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन है या जो रहन सहन है, वो पूरा बरकरार रख पाएंगे। तो उन सब बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को कंटिन्यू करना ही बेहतर रहेगा। तो प्रसाद जी, आपको सलाह तो दी जा रही है पॉलिसी में कंटिन्यू करने की ही, और कोई सवाल है आपका? अगर मैं ये कंटिन्यू रखता हूँ, 20 साल की पॉलिसी है, 20 साल तक, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल सकता है मुझे इसमें से? यहाँ पे जैसे कि अनिल जी ने कहा कि डेट मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से ही आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन अनिल जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे यहाँ पर?
हाँ, मैं यही बताना चाहूँगा इनको कि अगर ये अभी इसमें से निकल जाते हैं तो इनको अपने जो पैसे इन्होंने भरे हुए हैं उससे भी काफ़ी कम मिलेंगे। लेकिन ये जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इनकी बढ़ती जाएगी, कंपाउंडिंग का इनको बेनिफिट मिलेगा। जो इंटरेस्ट या जो इस पे इनकम इनको ऐड होगी वो आगे बढ़ते हुए काफ़ी स्पीड से बढ़ेगी, क्योंकि इनको ब्याज पे ब्याज ऊपर मिलेगा। तो जब 20 साल इनके पूरे होंगे तब एक अच्छी खासी इनकी रकम जमा हो जाएगी और जो इनके फ्यूचर के गोल्स पूरा करने में मदद करेगी। हो सकता है तब तक इनके बच्चे, अभी ये 43 ईयर्स के हैं, तो जब ये स्कीम खत्म होगी 16 साल के बाद, ये 60 साल के तकरीबन होंगे, तब रिटायरमेंट प्लानिंग में इनका वो पैसा काम आएगा, इनको घर बनाने के काम आ सकता है। इनके बच्चे तब तक काफ़ी बड़े होंगे, उनके जो गोल्स हैं, उनकी शादी या उनकी एजुकेशन, उसमें काम आ सकता है। और ये याद रहे कि डेट फंड्स की भी जो रिटर्न्स हैं वो भी इन्फ्लेशन को बीट करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। चलिए प्रसाद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सभी सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। और इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं बजाज कैपिटल के अनिल चोपड़ा। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। कोलकाता से अनिंद्य रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार अनिंद्य, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, माय एज इज 37 इन कलकत्ता। मैं पिछले 10-12 साल से ट्रेडिशनल प्लान्स में इन्वेस्ट किया हूँ, LIC और प्राइवेट प्लान्स में, जिसका मेरा अभी तकरीबन सम एश्योर्ड अराउंड 70 लाख का है और वो पॉलिसीज विल एक्सपायर इन 2020। आई एम लुकिंग फॉर अ क्रिटिकल इलनेस कवर, standalone critical illness type of cover. I am diabetic and I do smoke also. So I am a little bit concerned about this aspect because none of my existing policies cover a critical illness part. So can you suggest me any standalone critical illness policy? जरूर अनिल जी, हम किस तरह से इनकी दुविधा को यहाँ पे सुलझा सकते हैं? क्रिटिकल इलनेस कवर चाहिए इन्हें अपने लिए। देखिए, पहले तो हम अनिंद्या जी की इनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे कि ये अपनी लाइफ की अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने एक अच्छा खासा सम एश्योर्ड ऑलरेडी ले रखा है अपने और अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए। रही बात क्रिटिकल इलनेस की, तो वो सिर्फ उसकी ज़रूरत अनिंद्या जी को ही नहीं है, वो सभी को रहती है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस कभी भी किसी को आ घेर सकती है। और उसमें आजकल जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं, उसकी अगर प्लानिंग पहले से ना हो तो काफ़ी सालों से जोड़ी हुई रकम जो है वो आपकी एकदम से गायब हो सकती है। क्रिटिकल इलनेस जो इनको है, जैसे इन्होंने बताया कि इनको डायबिटीज़ है, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। स्टार हेल्थ के नाम से पॉलिसी है और वो ऐसे ही पर्सन्स के लिए बनी है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई है, टाइप 2 डायबिटीज़। तो वो अगर ये प्लान ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम जरूर ज़्यादा होगा, लेकिन वो इनको पॉलिसी मिल जाएगी और इसमें इनको काफ़ी अच्छी कवरेज मिलेगी। जो भी इनको इलाज की अगर जरूरत पड़ती है आगे चल के, तो वो सारा कवर होगा। इसमें हम बता दें कि जो बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि डायबिटीज़ से आइज़ को डैमेज हो सकता है, तो उसमें आइज़ के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी रिक्वायरिंग लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो कवर्ड है। इसके अलावा किडनीज़ को भी फ़र्क पड़ जाता है डायबिटीज़ की अगर ज़्यादा अगर इंटेंस हो जाए, तो उसके लिए फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी लीडिंग टू क्रोनिक रीनल फेलियर, ये भी इसमें कवर्ड है। इसके अलावा जो फीट हैं, जैसे सब जानते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके पैरों में तकलीफ बढ़ जाती है, तो वो फीट के जो अल्सर वगैरह हैं वो उसका भी ट्रीटमेंट जो है वो भी इसमें कवर्ड रहता है। तो ये पहले से ही डिस्क्लोज करके कि इनको डायबिटीज़ टाइप 2 है और साथ में ही ये स्मोक करते हैं, तो ये पहले से ही अगर बता देंगे तो बाद में इनको क्लेम करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तो एक बात रही। दूसरी बात, अगर इनको परमानेंट डिसेबिलिटी से इनको ये डर सता रहा है कि अगर ये परमानेंटली डिसेबल हो गए तो इनकी फैमिली को तकलीफ ना हो, तो उसके लिए भी पॉलिसीज़ हैं। जैसे एक फ्यूचर जनरली कंपनी की पॉलिसी है, हम यहाँ उनको सलाह देंगे कि उसका एक्सीडेंट सुरक्षा उसका नाम है, और उसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें चाइल्ड एजुकेशन भी कवर हो जाती है, लाइफ सपोर्ट भी उसमें कवर है, हॉस्पिटल कैश अलाउंस भी मिलता है उसमें, इवन फैमिली ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, लोन प्रोटेक्टर, तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो हम इनको सलाह देंगे कि अपने फाइनेंशियल प्लानर या इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स को कंसल्ट करके और फ्यूचर जनरली का जो ये एक्सीडेंट सुरक्षा जो प्लान है इसको स्टडी करें और इसको ले लें, और साथ में अपनी डायबिटीज़ के चलते जो इनको जो मन में दुविधा है उसको दूर करें ये स्टार की हेल्थ पॉलिसी लेके। चलिए, तो स्टार हेल्थ पॉलिसी और फ्यूचर जनरली की एक्सीडेंट सुरक्षा, ये दो पॉलिसीज आपको यहाँ बताई जा रही हैं। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।
प्योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं बजाज कैपिटल के अनिल चोपड़ा। गुजरात से हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं हमारे दर्शक। नमस्कार हिमांशु, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी। यस अनिल जी, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। यस सर, मेरा सवाल है, मैंने एक जीवन सरल पॉलिसी लिया था 2008 में। अभी वो 5 साल हो चुका है, मुझे उसको बंद करना है। तो बंद करना अच्छा रहेगा या फिर उसको कंटिन्यू नहीं करना है? क्योंकि जो पैसा मैं बंद कर जो पैसा मेरे पास आएगा उसको मुझे, जो लोन लिया है उसको मुझे रीपेमेंट करना है। और दूसरा चीज ये है कि मैंने अभी रिसेंटली मैक्स बुपा पॉलिसी लिया है 2 लाख कवरेज का विथ मैटरनिटी बेनिफिट। सर वो सही डिसीजन लिया है, गलत है? तो सबसे पहले अनिल जी, LIC जीवन सरल प्लान के बारे में जानना चाहेंगे, क्या इन्हें निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए इस पॉलिसी में? देखिए, LIC जीवन सरल एक ट्रेडिशनल प्लान है। ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्लान है, या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, या जो गोल आपका 15-20 साल के बाद आने वाला है उसके लिए एक ये सुनिश्चित तौर से आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें सरेंडर करने की तो हम सलाह कभी भी नहीं देंगे अनलेस कि कोई ऐसी इमरजेंसी आन पड़ी है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कहीं से आपको कुछ और नहीं सूझ रहा है, तो एक ही रास्ता रह जाता है कि आप इसको सरेंडर करके जो भी मिले उससे अपना काम चलाएं। तो ऐसी नौबत तो आई नहीं है। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आपके अगर कुछ और इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि लो यील्डिंग हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स कम मिलता है, जैसे कि कोई अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा पड़ा है आपका या बैंक में कोई डिपॉजिट पड़ा है, तो उसको अगर आप निकाल के अपना अगर EMI कम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप अपने इंश्योरेंस प्लान को, जो कि आपने कुछ सोच के लिया होगा अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, उसमें सिर्फ 5 ही साल हुए हैं, और अगर अभी आप सरेंडर करते हैं तो आपने जितना प्रीमियम पे किया है, पहला प्रीमियम छोड़ के जो बाकी अमाउंट है उसका सिर्फ 35% मिलेगा। तो यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है और आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप उसको कम करने के लिए दूसरे कुछ इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट कम आता है, तो वो बेहतर विकल्प रहेगा, बजाय इसके कि आप अपने एक चलते चलाते प्लान को, जिसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको टैक्स में छूट मिलती है हर साल जब आप प्रीमियम पे करते हैं, साथ में फ्यूचर सिक्योर रहता है, आपका एक सम एश्योर्ड आपको मिला हुआ है जो आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन का काम करता है। तो अब इन सब बेनिफिट्स को छोड़ के इसको सरेंडर करना तो एक अच्छा कदम नहीं होगा। चलिए, तो LIC जीवन सरल में तो आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है। मैक्स बुपा की जो उन्होंने पॉलिसी ली है मैटरनिटी राइडर के साथ, उसको लेके क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट प्लान है। देखिए, वो जीवन सरल और मैक्स बुपा ये ऐसे ही होगी कि एक सेब है और एक संतरा है और दोनों ही सेहत के लिए अच्छे हैं। तो जो मैक्स बुपा है विद मैटरनिटी प्लान, वो तो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है कि अगर इनकी वाइफ को मैटरनिटी वार्ड में जाना पड़ता है और बच्चे की डिलीवरी के लिए जो खर्चा है वो सारा जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्स बुपा से इनको मिलेगा। तो वो एक अलग प्लान है, वो डेफिनेटली इनको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी है, एक एडेड फीचर है। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ये अपने कंसल्टेंट से पूछ के पता कर सकते हैं। तो वो अलग एक प्लान है, वो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं है, वो एक प्योर एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो हिमांशु जी, आपको दोनों पॉलिसीज में यहाँ पर बने रहने की सलाह दी जा रही है। अनिल जी, अब यहाँ पर आपसे ये समझना चाहते हैं कि किसी भी पॉलिसी को सरेंडर कब किया जाए या किसी भी पॉलिसी से निकलने का सही समय क्या होता है? हाँ, देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो माइंड में ये रख के चलिए कि उसको आप मेच्योरिटी तक चलाएंगे और उसको बीच में निकालने की बात नहीं करेंगे। रही बात कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तब तो लास्ट रिजॉर्ट रहता ही है, लेकिन जब आपने अगर यूलिप प्लान लिया है और उसमें अगर इक्विटी मार्केट अच्छा चल गई है और आपकी वैल्यू बढ़ गई है, तब आप उसमें से निकल सकते हैं और उस पैसे को कहीं और निवेश कर सकते हैं। अगर आपने जितना प्रीमियम भरा है उससे कहीं ज़्यादा आपको वापस मिल रहा है क्योंकि आपकी कैपिटल बढ़ गई है और इक्विटी मार्केट ने अच्छे रिटर्न दे दिए हैं, तब एक अच्छा विकल्प बनता है उसमें से एग्जिट करने का या उसकी स्कीम को शिफ्ट करने का इक्विटी से डेट में। लेकिन रही बात ट्रेडिशनल प्लान्स की, तो जब आप स्टार्ट करते हैं प्लान तभी से ही अपनी पेइंग कैपेसिटी देख लें कि आप कितना सेविंग्स की क्षमता क्या है अपनी, और उसके हिसाब से आप क्या प्रीमियम हर साल पे कर पाएंगे। अगर आप अगले 10, 15, 20 साल तक लगातार प्रीमियम पे कर पाने की हालत में अपने आप को पाते हैं, तभी आप एक पॉलिसी में एंटर कीजिए और उसके सरेंडर या उसके बीच में से निकलने का जो ख्याल है वो माइंड से निकाल ही दीजिए। वो आप तभी आना चाहिए जब कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि बाकी सब रास्ते बंद हो जाए। बिल्कुल। तो यानी कि केवल हमें रिटर्न के लिहाज से जो है किसी पॉलिसी से निकलने का डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। सरेंडर चार्जेस के बारे में जानना चाहूंगी मैं अनिल जी, सरेंडर चार्जेस कम होने तक का हमें वेट करना चाहिए अगर किसी को निकलना ही हो किसी पॉलिसी में से? तो हाँ, डेफिनेटली। देखिए, अगर कोई 20 साल का प्लान है
और 10, 12, 15 साल आप प्रीमियम पे कर चुके हैं, तब डेफिनेटली अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको काफ़ी कम नुकसान होगा। तब भी नुकसान होगा लेकिन काफ़ी कम होगा। लेकिन अगर आप पहले 5-7 सालों में ही सरेंडर करते हैं तब तो आपने जितना पैसा भरा है वो भी वापस नहीं आएगा और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो सरेंडर करने की आप तभी सोचें जब कम से कम आप 20 साल का प्लान हो और 10 साल निकल चुके हों, और उसके बाद अगर कोई आपको पैसे की दरकार या जरूरत पड़ती है तभी आप सरेंडर करने की सोचें। अदरवाइज कभी भी ये प्लानिंग करके मत चले कि मैं 3-5 साल तो प्रीमियम भरूंगा, उसके बाद इसको प्रीमियम पे करना बंद कर दूंगा। एक और फीचर भी यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं प्रीमियम हॉलीडे। तो अगर वो प्रीमियम हॉलीडे है उसमें ये होता है कि आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं लेकिन सरेंडर नहीं करते हैं, तो आपको मतलब आगे की लायबिलिटीज खत्म हो जाती है लेकिन आप उस पॉलिसी में बने रहते हैं, तो वो एक ज्यादा बेहतर विकल्प है। बिल्कुल, तो अपनी जरूरत के हिसाब से ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आज शो पर हमारे साथ आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।